So, hello and welcome back to Canvas IQ guys. Hope you all doing well in your life. So, अभी का जो हमारा लेक्चर है वो हम कवर करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस पे। इस पूरे लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल ही करेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको पहले ही कवर किया था, मैंने आपको समझाया भी था लास्ट वीडियो में कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है या फिर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, या फिर मैंने आपको उसी में एक्सप्लेन किया था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, या फिर किस किस टाइप के, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हमको थोड़ा सा और डिटेल में, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो एक बढ़िया टॉपिक है और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इस चैप्टर के लिए, तो उसको तो हमको कवर करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए जो इसके बाद आने वाला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स का, उसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी इन दोनों के बीच में अच्छे से डिफरेंस समझेंगे। फिर मैं आपको अलग अलग टाइप का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। इट मींस डेरिवेशन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बट फिलहाल पहले आप क्या करते हैं कि आज का जो लेक्चर होगा वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ किस पे होगा, आपका न्यूमेरिकल पे। ठीक है, मैं न्यूमेरिकल के अलावा और कुछ नहीं कराऊंगा, और जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होता है वो मैं कवर कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल थे ना हमारे, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने वाले, या फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन वाले, या फिर के की वैल्यू बताने वाले कि भाई कितना इम्पैक्ट पड़ेगा के पे हमारा। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन इतना हो जाएगा उतना हो जाएगा, मतलब अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका मेन जो है ध्यान रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब नीट, जेई, ट्वेल्थ में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो प्री बोर्ड हो या फिर बोर्ड में हो। ठीक है, एक ना क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप क्या करते हैं, न्यूमेरिकल बेस पे चलते हैं। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल क्या है हमारे पास, जरा देख लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास, द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, मतलब जो ये अमोनिया का डिकम्पोजिशन हमको रिएक्शन दे रखी है वो क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमको पहली बोला हुआ है यहाँ पे। व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 and H2, और के की वैल्यू भी हमको दे रखी है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब मैंने आपको बोला था ना, कभी कभार अगर जीरो ऑर्डर नहीं भी दिया रहता, मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा ऑर्डर आपको मेंशन नहीं कर रखा है, तो आप क्या करो, यूनिट देख के पता लगा लो। और ये यूनिट आपको दिख ही रही होगी, मैंने पहले उसमें समझाया भी था कि पहले लेक्चर में कि यूनिट जो है ये आपकी क्या है, यूनिट ही आपको बताएगी कि कौन सा ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब थोड़ा आगे चलते हैं हम। तो हमको के की वैल्यू गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो देखो भाई, पहले तो क्या करो, रिएक्शन बना लो। आपको पता है NH3 का डिकम्पोजिशन हो रहा है, NH3 आपका डिकम्पोज हो रही है। ठीक है, प्लेटिनम तो एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा होगा, बट NH3 आपका डिकम्पोज हो रहा है। तो कैसे डिकम्पोज होगा, N2 + H2। और अब मैं ना इसको एक बैलेंस्ड जो रिएक्शन होती है ना, उसके थ्रू मैं इसको क्या करूँगा, पहले तो मैं बैलेंस कर लेता हूँ इसको। ठीक है, बैलेंस कैसे करूँगा मैं, यहाँ पे N का एक ही मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे हाफ कर दो, एक N का मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे H2 है तो आपको H के 3 मॉलिक्यूल चाहिए, तो क्या करो आप 3/2 करो। ठीक है, ये एक बढ़िया रिएक्शन है, इस तरीके से रिएक्शन होती है हमारी। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बैलेंस करके लिखा हुआ है रिएक्शन। ठीक है, चलिए, तो मेन पहले क्या होता है, कोई भी जो रिएक्शन होती है ना उसको पहले मेन समझिए कि बैलेंस करेंगे। अगर आपने बैलेंस नहीं किया है ना, और तब आप ये जो प्रोडक्शन पूछा हुआ आपसे, मेन प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन मतलब होता है आपका रेट ऑफ अपीयरेंस। प्रोडक्शन मतलब बनना, तो बन क्या रहा है, अपीयरेंस। ठीक है, N2 and H2 उसी का तो निकालना है मुझे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई चलो ठीक है, एक काम करते हैं, N2 and H2 है, ठीक है, इसका प्रोडक्शन निकालना है, तो पहले मैं एक रिएक्शन बना लेता हूँ डिकम्पोजिशन की। तो मैंने क्या किया, अमोनिया की डिकम्पोजिशन की एक रिएक्शन बना ली। अब मैंने जैसी रिएक्शन बनाई, मैंने उसमें देखा कि मेरे को बैलेंस करना था, तो मैंने इस तरीके से बैलेंस भी कर दिया। देखो, बिना बैलेंस किए हुआ आपका आंसर गलत आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए अब सोल्यूशन पे चलते हैं। तो भाई देखो जरा, यहाँ पे मैंने बैलेंस इक्वेशन लिख चुका हूँ। अब मैं लिखूंगा रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, मैंने आपको सिखाया था। तो मैं इसके लिए भी लिखूंगा, इसके लिए लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि मेरे को सिर्फ इन्हीं के लिए लिखना है, इनके इसके लिए लिख की जरूरत है नहीं क्योंकि मेरे को प्रोडक्शन किसका पूछा हुआ है, N2 and H2, इसी का ही प्रोडक्शन पूछा हुआ। तो मैंने क्या किया, चलो भाई N2 का रेट कैसे लिखते हैं, N2 की कंसंट्रेशन अपॉन टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होता है। अब देखो भाई, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन में आ जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी अपॉन में है, तो ये क्या हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे होगा ना, और कैसे होगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला कि एक काम करो, अब इसके लिए भी सेम वैसे ही H2 की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा लगा देते हैं। अब देखो, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3/2 है, अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में तो ऑलरेडी पहले से ही, तो ये क्या उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 बाई, भाई यही होता है, ऐसे होता है ना। ठीक है, ऐसे तो करते हैं हम काम। चलिए भाई, तो अब देखो, मुझे ऑलरेडी पता है के की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है,
के की वैल्यू दे रखी है मेरे को 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो के की वैल्यू है ना, ये NH3 के लिए दी हुई थी। NH3 मतलब इसके डिकम्पोजिशन के लिए। इट मीन्स अगर मेरे को इनका प्रोडक्शन निकालना है तो मैं किसके रिस्पेक्ट में निकालूंगा? इस के रिस्पेक्ट में जो मेरे को ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से देखो जरा। यहाँ पे पहले मैं N2 के लिए निकाल लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए, रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर N2। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया रेट ऑफ अपीयरेंस, ROA लिखा है मैंने। ठीक है, मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ, रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर N2। और रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर N2 क्या होगा? के इक्वल में डालूंगा मैं, क्योंकि मैंने क्या बोला, जब मेरे को के ऑलरेडी गिवन है तो हमेशा ध्यान रखना मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा, उसके साथ कंपेयर करके। तो मैंने के साथ कंपेयर किया, और यहाँ पे क्या लिखा भाई, इसको लिख लो जैसा आपने लिखा हुआ है। ठीक है, इसको लिख लो 2 डेल्टा, आपने ऑलरेडी लिखा हुआ ना एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो लिख लो पहले। चलो भाई करो जरा आगे। क्या के की वैल्यू पता है आपको? के की वैल्यू क्या है? 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, इस 2 को मैं अपॉन में डाल देता हूँ, इस 2 को मैंने अपॉन में डाल दिया। ठीक है, और जब मैंने इस 2 को अपॉन में डाला, ठीक है, तो अब मतलब मेरे को यही तो निकालना था। ध्यान से देखो ना, यही तो निकालना था मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी थी? मेरे को इसी की तो निकालनी थी, क्योंकि पूछा क्या हुआ है? पूछा हुआ है व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस और प्रोडक्शन सेम ही होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन निकाला आपसे, और प्रोडक्शन को कैसे लिखते हैं? ऐसे तो लिखते हैं N2 अपॉन डेल्टा टी। तो मैंने क्या किया, मैंने इसकी वैल्यू निकाली। अब देखो जरा, इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 1.75 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। हो गया, कितना इजी था ना। समझो बात को, मैं क्या कहना चाह रहा, भाई मेरे को के ऑलरेडी गिवन था, किसके लिए? NH3 की ये जो रिएक्शन थी, जो डिकम्पोज हो रही थी, उसके लिए। तो मैंने क्या किया, मेरे को पूछा गया था प्रोडक्शन N2 H2 का, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखा दोनों के लिए, इसके लिए भी लिखा, इसके लिए भी लिखा। ठीक है, देखो इसके लिए यहाँ पे, इसके यहाँ। फिर मैंने क्या किया उसके बाद कि रेट ऑफ अपीयरेंस मैंने अलग अलग निकाला, N2 के लिए निकाला, क्योंकि कंपेयर तो मैं के से करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरी ये जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पहले से लिखा हुआ था, मैंने इसको नोट डाउन किया, के की रिस्पेक्ट में रखा, देन उसके बाद मेरा इसके लिए तो वैल्यू आ गया। अब सेम आप क्या इसके लिए भी कर सकते हो? भाई पूछा तो है ना हमसे रेट ऑफ प्रोडक्शन किसके लिए, अब H2 के लिए भी तो पूछा हुआ, तो चलो जरा उसके लिए करते हैं। तो मैंने बोला रेट ऑफ अपीयरेंस फॉर H2, चलिए करो जरा, क्या हो जाएगा आपका? के इक्वल में रखेंगे, इस रिएक्शन को लिख लो भाई 2/3 डेल्टा H2 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, है ना। के की वैल्यू क्या होती है? के की वैल्यू आपने यहाँ पे देखा, अभी लिखा हुआ था, हमको गिवन था, ये तो थी, है ना। तो आप क्या करो, ये जो 2 होगा ये तो अपॉन में आ जाएगा, लेकिन ये जो 3 होगा ये कहाँ चल जाएगा? ये 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई। समझ रहे ना मेरी बात को? ठीक है, अब भाई जरा इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करके क्या हो गया, इसको इससे कट करोगे तो 1.75 आएगा, और 3 को मल्टीप्लाई कर दो उससे, 15 5 1 22 2 5.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। चलो भाई, तो आपका दोनों के लिए मेरा रेट ऑफ प्रोडक्शन जो क्वेश्चन में पूछा हुआ था, या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस जो पूछा हुआ था, वो आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। कभी भी अगर आपको ऐसा पूछा जाता है, देखो नाम चेंज करके दे सकते हो, डायरेक्टली रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस नहीं देंगे। आपको समझ में आना चाहिए कि मतलब क्या है। क्या पता ऐसा घुमा फिरा के प्रोडक्शन दे, है ना, क्या पता घुमा फिरा के प्रोडक्शन दे दे, भाई कुछ भी हो सकता है। तो आपको तो ऑलरेडी पता है ना, लॉजिकली सोचो, आपको तो ऑलरेडी पता है कि प्रोडक्शन मतलब क्या, बनना, बन क्या रहा है, मतलब अपीयरेंस, अपीयर होना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो पहले रिएक्शन बनाओ, रिएक्शन बनाओगे तो सब आपका आधा काम वहीं पे खत्म हो जाएगा। रिएक्शन बना दी, फिर उसके बाद रिएक्शन को क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। एक बार रिएक्शन बैलेंस हो गई, तब आपको क्या लिखना है भाई, कि जिन जिन के लिए आपको पूछा हुआ है, चाहे रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा हुआ है, डिसअपीयरेंस पूछा हुआ है, ठीक है, तो उनके लिए पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख लीजिए। ठीक है, फिर अगर आपको के की वैल्यू गिवन रहती है तो भाई और भी सही। ठीक है, तब तो और भी ईजी हो जाएगा, और आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन का, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप सॉल्यूशन कर सकते हो। तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
चलिए, तो मैं आपको कह रहा था कि अब इसी के जैसा मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवा देता हूँ कि जिसमें आपको ना, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए या कैसे भी आए, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो बड़े ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व कराऊंगा। देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर द रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन गिवन रहेगी, ठीक है, और उसकी गिवन रिएक्शन को चेक कर लेना कि क्या वो रिएक्शन आपकी बैलेंस है कि नहीं है, पहली चीज। दूसरा चीज कि इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस, डी मतलब होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, H2 का आपको ऑलरेडी गिवन है कितना, 0.03 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो मतलब किसी ने एक के लिए आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस दे रखा है, ठीक है। तो चलो, और अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। पहले इसके लिए आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस फाइंड करना है, फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, NH3 के लिए आपको रेट ऑफ अपीयरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो होप सो आपको क्वेश्चन अभी तक समझ में आ गया होगा कि पूछा क्या है। तो चलो भाई, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मेरा काम, मैं पहले जो भी रिएक्शन मेरे को गिवन है उसके लिए मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख लूँगा। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं जरा बताना, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं आपको पता है, N2 के लिए क्या होगा, N2 की कंसंट्रेशन अपॉन टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप रिएक्टेंट साइड के लिए लिख रहे हो, ठीक है, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, मतलब ये कम होता जा रहा है टाइम के साथ, इसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होती जाती है। तो आपने यहाँ पे साइन लगाना माइनस का, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ है नहीं तो इसमें कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं। फिर हम लिखते हैं इक्वल टू H2 के लिए, तो मैं सेम H2 के लिए भी लिखूंगा, H2 की कंसंट्रेशन अपॉन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो पावर ये अपॉन में आ जाएगा और सामने साइन आ जाएगा यहाँ पे माइनस का, ठीक है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर माइनस का साइन आया तो हमारे पास जो आंसर आएगा क्या वो भी नेगेटिव या पॉजिटिव में आएगा, नहीं, उनको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में कौन सा रिएक्टेंट साइड है कौन सा प्रोडक्ट साइड है, तो ये साइन सिर्फ उसी को दिखाते हैं और इनका कोई रोल नहीं होता है। आप ये मत सोचना कि आप आंसर निकाल रहे हो तो आप उसमें भी वैल्यू साइन की लगा दोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर चलो भाई, रेट ऑफ अपीयरेंस NH3 के लिए लिख लो, NH3 की कंसंट्रेशन अपॉन टाइम के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव का। क्यों आएगा पॉजिटिव का, क्योंकि आपको पता ही है रेट ऑफ अपीयरेंस है और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ जाएगा ये अपॉन में, ठीक है भाई। अब देखो आंसर कैसे निकलेगा, आपको इस ये वैल्यू मतलब रेट ऑफ डिसअपियरेंस आपको ऑलरेडी गिवन है, ये देखो ना 0.03 मोल, तो जब ऑलरेडी सब इक्वल टू में लिखे हुए हैं मैंने, तो क्यों ना मैं इसका अगर मेरे को वैल्यू निकालना है, क्योंकि देखो मेरे को रेट ऑफ डिसअपियरेंस N2 और रेट ऑफ अपीयरेंस NH3 ये निकालना है, तो मैं इन दोनों को इससे कंपेयर करके भी तो आंसर निकाल सकता हूँ, तो मैं वही करूंगा। तो मैंने क्या किया, पहले ये सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वाला सॉल्व मैंने इस तरीके से किया, देखो N2 की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, इक्वल टू, अब देखो 1/3 तो सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 कितने दे रखते हैं हमको, इंटू 0.03 कर लो, हो तो गया, क्या आ गया आपके पास 0.01 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, पहला आंसर आ गया। बताओ क्या प्रॉब्लम थी, बताओ क्या प्रॉब्लम थी। अगर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो देखो ना, मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, तो ये तो मैंने यहाँ पे नोट किया क्योंकि मेरे को निकालना ही ये था। तो मैंने क्या किया कि इसकी वैल्यू देखो 1/3 तो सेम ऐसी रहा, ठीक है, बट मेरे को क्वेश्चन में रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया हुआ है H2 का, तो मैंने क्या किया, ये वाली जो ये वैल्यू देख लो, ये इसकी वैल्यू मेरे को ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, आंसर आ गया मेरा, है ना, दिक्कत ही नहीं थी। सेम दूसरे वाले को करो, दूसरे वाले के ऊपर अब तो आपको आ गया होगा, इन दोनों को कंपेयर कर दो, डेल्टा NH3 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/2, ठीक है, इक्वल टू में हम डाल देंगे जो मेरे पास है इसकी 1/3 सेम ऐसे ही रहेगा इंटू 0.03। अब देखो बड़े ध्यान से, ये तो कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 0.01 ये आएगा, बट यहाँ से जो 2 होगा ना ये कहाँ जाएगा, ये इधर चल जाएगा इंटू, क्योंकि देखो ना ये अपॉन में था उधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो क्या जाएगा 0.02 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब बताओ भाई क्या था क्वेश्चन, कुछ था, कुछ नहीं था, सिंपल। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको जैसे कोई एक रिएक्शन दे रखी है और उस रिएक्शन में आपको
किसी के लिए भी, चाहे रेट ऑफ अपीयरेंस दिया हो चाहे वो डिसअपीयरेंस दिया हो, ऑलरेडी गिवन है। तो आप क्या करो, अगर किसी और का पूछा जाता है आपसे तो क्या करो, ऐसे जैसे मेरे को यहाँ पे इसकी दे रखी थी, ठीक है, हाइड्रोजन की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दे रखी थी मेरे को, तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों का निकालना था तो मैंने इसके साथ कंपेयर करके निकाल लिया, तो ऐसे तो होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे ऐसे ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नए टाइप के क्वेश्चन पे, तो तुरंत आप पहले क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अब एक थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चंस करते हैं, जो जिनके चांसेस मतलब बहुत ही ज़्यादा होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के लिए, या फिर आप इनको बोर्ड एग्जाम में भी आने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा देगा अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो। ठीक है, अब बड़े ध्यान से सुनना। देखो, रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर, आपको पता है ऑलरेडी, यहाँ पे गिवन है कि रिएक्शन आपको सेकेंड ऑर्डर की दे रखी है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो आपको जो रिएक्शन दे रखी है सेकेंड ऑर्डर की है, हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी अफेक्टेड। ठीक है, किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इफेक्ट होगा अगर कंसंट्रेशन में चेंजेस आ जाए। और कंसंट्रेशन में चेंजेस कौन कौन से आ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दो। पहला पार्ट है डबल, अगर आपने कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर आपने कंसंट्रेशन को रिड्यूस टू हाफ मतलब आधा कर दिया तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जरा इसको समझते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला ही करूंगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मान लो जो रेट था मेरा वो था कुछ इस तरीके से, मैंने ए माना, ठीक है, मैंने कंसंट्रेशन ए मान लिया, और सेकंड ऑर्डर की थी तो ऊपर क्या लगा दिया मैंने 2। याद है मैंने आपको पहली वाली वीडियो में समझाया था कि जो भी मेरी पावर में रहता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन जो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ होता है वो क्या कहता है कि जो भी हमारी कंसंट्रेशन की पावर में जाता है, ठीक है, वही हमारा डिसाइड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो जो मैं अभी आई बटन पे वीडियो दे दूंगा यहाँ पे, तो आप पहली वाली वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, तो बस इस चीज का ध्यान रखना कि जो भी पावर में रहता है रेट लॉ के अकॉर्डिंग तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकंड दे रखा था तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा। अब मेरा काम हो चुका, अब मैं करता हूँ सॉल्व। पहला पार्ट क्या है मेरा, डबल हो गया, तो रेट डबल हो गया तो मतलब सॉरी ए की कंसंट्रेशन डबल हो गई तो रेट पर कैसा इंपैक्ट पड़ेगा मुझे ये करना है। तो मैंने क्या किया भाई, ए की कंसंट्रेशन डबल हुई है ना, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, ए डबल हुई है तो 2 × ए कर दूंगा, और साथ में मेरा स्क्वायर तो चल ही रहा है, साथ में मेरा स्क्वायर क्या चल ही रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको करो जरा, सॉल्व करो इसको। तो आपने बोला थोड़ा मैं यहाँ पे ना रेट भी लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 × 2 = 4, 4a स्क्वायर, मतलब अब ये कितना टाइम हो गया, ये 2 टाइम इंक्रीज। तो इट मीन्स आप ये बोल सकते हो कि भाई मेरा कंसंट्रेशन को डबल करने पे हुआ क्या, इस रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो आपने बोला इट बिकम्स 4 टाइम्स। अरे भाई 4 टाइम ही हो गया, 4 × k है ना भाई, मल्टीप्लाई में तो रहेगा। तो के को आप कैसे देखोगे भाई, पहले यहाँ पे देखो के को, के यहाँ पे कैसे था, कुछ के पे कोई इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं, के यहाँ पे बिल्कुल सिंगल था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए की कंसंट्रेशन क्या थी, 1 थी। ठीक है, तो यहाँ पे के की भी कंसंट्रेशन, के पे भी कितना इम्पैक्ट पड़ा, के भी आपका 1 ही था। ठीक है, लेकिन अब उसने बोला कि अगर आप ए की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हो, मतलब इसको मैंने डबल किया, ठीक है, तो जब मैंने इसको डबल किया तो के पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्वेश्चन तो यही पूछा होगा। तो आपने बोला के पे इम्पैक्ट पड़ेगा, के 4 टाइम्स बन जाएगा, बात खत्म। ठीक है, नहीं आ रहा है समझ में, कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा पार्ट देखो, रिड्यूस टू हाफ है ना, तो ए की कंसंट्रेशन को क्या कर दो, आधा। आधा मतलब ये 1/2, हाफ से मल्टीप्लाई करा दो, आएगा तो वही है ना। और साथ में क्या चल रहा है, स्क्वायर, ध्यान रखना, ये नहीं छोड़ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो यहीं पे चेंजेस करेंगे, इसकी क्या जरूरत है, नहीं, जितना दिया रहता है ना ऑर्डर सब चलता रहता है। अगर यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर होता तो यहाँ पे भी 1 ही आता है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर तो यहाँ पे 2, अगर यहाँ पे थर्ड ऑर्डर दिया है तो यहाँ पे 3 ही आता। समझ रहे मेरी बात को, चलो तो कर लो अब इसको। तो ये क्या हो जाएगा कि a/4 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी माई मिस्टेक, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे स्क्वायर होके ही हमारा 4 × a आएगा। इट मीन्स इस वाले केस में क्या हो रहा है, के जो कितना टाइम जा रहा है मेरा, के इट बिकम्स 1/4 टाइम्स। भाई 1/4 टाइम्स हो गया,
ठीक है, 1/4 टाइम्स इम्पैक्ट पड़ गया कहीं पे। तो ऐसे होते हैं इसके क्वेश्चन, बहुत ही ईजी वाले। ठीक है, तो तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जरा क्वेश्चन का। देखो धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाते रहिए, ठीक है, तभी आपके लेवल भी निकलेंगे, है ना। तो अब का जो हमारा क्वेश्चन है, अब ये क्या कहता है, बड़े ध्यान से सुनना। अ रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन रिएक्टेंट ए। मतलब आपको अब कंसंट्रेशन दो की दे रखी है, एक फैक्टर की दे रखी है और एक बी फैक्टर की दे रखी है। ठीक है, तो ए फैक्टर के लिए जो रिएक्टेंट है आपका, उसका ऑर्डर दे रखा है 1, और सेकेंड ऑर्डर आपको दे रखा है किसके लिए, बी के लिए। तो हाउ इज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इफेक्टेड, बोला जा रहा है कि इस रिएक्शन का रेट किस तरीके से इफेक्ट होगा, और कंडीशन आपको दे रखी है अगर बी की कंसंट्रेशन अलोन, मतलब बी की कंसंट्रेशन अकेले बढ़े कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, पहला केस है। दूसरा केस है द कंसंट्रेशन ऑफ ए एज वेल एज बी आर डबल, मतलब ए और बी की कंसंट्रेशन दोनों डबल हो जाए, तो रेट पे मतलब के पे कैसा इंपैक्ट पड़ेगा। तो चलो भाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं भाई, रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं हम के, और एक तो फैक्टर मेरे को ए दिया हुआ है, ए फैक्टर मेरे को बी दिया हुआ है, और जो भी इनको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उनको पावर में लिख देते हैं। तो रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन रिएक्टेंट ए। फर्स्ट ऑर्डर में मतलब यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा, बी के लिए क्या, तो ये तो हो गया मेरा पहला काम खत्म। अब हम आगे चलते हैं। अब हम जब आगे चलेंगे तो बड़े ध्यान से देखना, यहाँ पे पहला पार्ट में सॉल्व करने जा रहा हूँ। द कंसंट्रेशन ऑफ बी अलोन, मतलब इसको छोड़ दो, सिर्फ यही ये इंक्रीज होगा। द कंसंट्रेशन ऑफ बी अलोन इज इंक्रीज, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है कितना टाइम, 3 टाइम्स। मतलब इसको कुछ नहीं करना, इसको देखना है बस। ठीक है, 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, तो मैं लिखूंगा रेट लॉ का एक्सप्रेशन जैसे मैं लिखता ही हूँ कि ये तो 1 रहेगा ही, और ये क्या हो रहा है, 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ही तो हो रहा है। 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया बी अलोन, यहाँ तो कुछ इंपैक्ट पड़ा नहीं, यही हुआ। तो मैंने क्या किया, इसको सॉल्व किया, और सॉल्व होके मेरे पास आया 3 3 कितना होता है 9b। इट मीन्स जो के पे मतलब रेट पे मेरा कितना टाइम, रेट बिकम्स 9 टाइम्स। बस यार, इजी, इजी था ना। तो देखो ऐसे ही होता है यार, क्या है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन, ये तो शुरू होते ही खत्म हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक दिमाग लगाओ, आपका सब चीजें हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन को देखो, चलो दूसरा वाला, ए और बी को दोनों को डबल करना है। तो चलो भाई, रेट के ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन ये, तो ए को भी डबल करना है मतलब 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, बी को भी डबल करना है मतलब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। सॉल्व करो जरा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर देखो भाई, ये स्क्वायर में तो 2 टू जो 4, यहाँ पे तो 4 आ जाएगा, और 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, 2 से, तो 4 टू जो 8। इट मीन्स ये कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा, 8 टाइम से आ जाएगा, मतलब मोटा मोटा मान लो 8 टाइम से आ जाएगा, क्योंकि मैं भले इनको उसमें ना लिखूँ, ठीक है, लेकिन 8 टाइम से आएगा आपका ए और बी की कंसंट्रेशन, भले मैं लिखूँ भी तो क्या हो जाएगा रेट, इट बिकम्स 8 टाइम्स। आधा दोनों मत छोड़ के आना, ऐसे नहीं कि सर इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कराते क्योंकि यहाँ पे, अरे यहाँ पे तो 1 था, कराओगे भी तो आएगा उतना ही। ठीक है भाई, दोनों साइड कराना है, अगर आपके पास डिजिट्स रहते हैं तो मल्टीप्लाई कराओ दोनों साइड, जैसे मैंने यहाँ पे कराया 2 2 जो 4 और 4 2 जो 8, तो रेट बिकम्स 8 टाइम्स। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो अब थोड़ा न्यू टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो बच्चे का दिमाग थोड़ा सा अर्जे पुर्जे खुल जाता है, उसको सोचता है कि यार ये पता नहीं क्या नई चीज़ आ गई। बट एक्चुअली में आपके एनसीईआरटी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस आपके, मैंने फिर बोला, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के चांसेस रहते ही रहते हैं। ठीक है, और भले 1 मार्क्स में देंगे, लेकिन ऐसा घुमा के देंगे ना कि आपको 1 मार्क्स लेने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ जाए, मतलब बोले तो कड़ी मेहनत करनी पड़ जाए। ठीक है, तो फिलहाल पहले हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन के, इन अ रिएक्शन टू ए गिव्स प्रोडक्ट, मतलब एक रिएक्शन दे रखी है कि ए की कंसंट्रेशन ये है रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड। ठीक है, द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई फ्रॉम 0.5 मोल लीटर इनवर्स से 0.4 मोल लीटर इनवर्स। अब देखो यहाँ पे घुमा दिया ना, बोला गया कि ए की जो कंसंट्रेशन थी वो टाइम के साथ 0.5 मोल लीटर इनवर्स से 0.54 मोल लीटर इनवर्स में
डिक्रीज हो गई, मतलब घट गई, ठीक है, टाइम के साथ, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसा वैसा रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन कम होती जाती है और प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। तो भाई देखो जरा, कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। अब आपको रेट निकालना है इस इंटरवल के दौरान। तो भाई थोड़ा सा जरा क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। सबसे पहले क्या करो, रिएक्शन के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। तो रेट कैसे लिखेंगे हम, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन 2a क्या होता है ये, डेल्टा ए की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी 1/2 और साथ में क्या जाएगा -2 के रेट ऑफ डिसअपेरेंस में, मतलब टाइम के साथ इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, ठीक है भाई। अच्छा अब बड़े ध्यान से सुनना, इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है टाइम के साथ, ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना कितनी कम हो रही है। अगर हम ये निकालेंगे ना तो हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, यही करते हैं, ठीक है भाई। देखो जैसा अगर साइड में मैं आपको समझाना चाहूँ, देखो यहाँ पे समझा देता हूँ मैं आपको, इस साइड में देखो जरा, ठीक है, चलो इससे देख लो। मान लो आपके पास ये था और ये प्रोडक्ट दे रहा था, यही रिएक्शन है, ये आपको प्रोडक्ट दे रहा है। तो इसकी कंसंट्रेशन अभी क्या थी, जब टाइम मेरा क्या था, अभी 0 था, तो इसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन 0.5 थी और इसकी कितनी होती, 0 ही, है ना। अब जैसे ही टाइम मेरा इंक्रीज हुआ, टाइम कितना बढ़ा मेरा, 10 मिनट, टाइम कितना बढ़ा मेरा, 10 मिनट, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 0.4 हो गई, और यहाँ कितनी हो गई, यहाँ 0 प्लस 0.4, मतलब जितनी यहाँ कम होगी उतनी मेरी वहाँ बढ़ेगी। देखो पहले वाले केस में तो रिएक्शन मेरी स्टार्ट ही नहीं हुई, तो टाइम जब 0 है तो मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, तो इट मीन्स इसकी कंसंट्रेशन इनिशियल तो 0.5, ठीक है, और फाइनल कितनी है 0.4, और टाइम आपको 10 मिनट दिख रहा होगा। तो अब यहीं पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगा के अप्लाई करेंगे हम फॉर्मूला। थोड़ा जरा मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ और इसको भी रिमूव कर देता हूँ जरा, क्योंकि जगह कम हो जाएगी। देखो जरा, तो यहाँ पे मैंने लिखा -1/2 और इसको मैं लिखूंगा डेल्टा ए नॉट, मतलब ये फाइनल मान लो, और माइनस डेल्टा ए, ये मेरा इनिशियल मान लो, ठीक है, और अपॉन में टाइम के लिए भी सेम लिख लेता हूँ, इसको फाइनल मान लेते हैं, इसको इनिशियल, ठीक है, सेम यहाँ पे, चलो इसको भी यहाँ पे फाइनल इनिशियल। चलो भाई अब देखो, फाइनल कितना था, मैंने आपको बोला था फाइनल था आपके पास, इसकी थी 0.4, भाई यहीं पे तो आया, फाइनल तो 0.4 था, माइनस ये था 0.5, है ना इनिशियल, इसको ऐसे रहने दो। टाइम फाइनल कितना था, फाइनल टाइम था आपका 10 मिनट और इनिशियल कितना था, 0। तो इट मीन्स अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करने आओगे तो आपके पास क्या होगा, ऐसे तो रहेगा 0.4, सॉरी इसको तो 0.1 ही कर देते हैं ना, ठीक है, तो वो भी कैसा, माइनस का, माइनस अंदर ही लगाते हैं और नीचे तो 10 ही आएगा, है ना। तो माइनस माइनस तो आपको ऑलरेडी पता है क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है, तो प्लस तो हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो इसको पॉइंट हटा के मैं यहाँ 10 कर देता हूँ, 100 हो जाएगा। इसको मैं अगर ऊपर लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 की पावर -2, अभी फिलहाल इतना है, ठीक है, 10 की पावर -2 और साथ में क्या चल रहा है, 1/2, ठीक है, यही चल रहा है अभी मेरा साथ में। तो मैं इसको थोड़ा हाफ कर देते हैं और हाफ करके मेरे पास कितना है, 0.5 इंटू 10 की पावर -2, यही है, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स, यही है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया, मैंने पॉइंट हटा के यहाँ एक डिजिट और बढ़ा दी, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ गया ये। चलो भाई बताओ क्या दिक्कत थी इसमें, था ना बढ़िया क्वेश्चन, है ना, बढ़िया क्वेश्चन था, हमने कुछ नहीं किया यार, यहीं पे तो दिक्कत हुई होगी। यहाँ पे हमने क्या किया, हमको पता था ए की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होती जा रही है, ठीक है, मतलब 0.5 थी स्टार्टिंग में, फिर 0.4 हो गई, और ये तो हमको पता ही ऑलरेडी कि कोई भी रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन टाइम के साथ मेरी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, अब प्रोडक्ट साइड की इंक्रीज होती जाती है। तो मैंने क्या किया, वही तो क्या, बस मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि मेरी फाइनल 0.4 थी, क्योंकि इतनी कम हो गई थी, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, और टाइम के रिस्पेक्ट में भी स्टार्टिंग में टाइम 0 था जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, फाइनल में टाइम कितना हो गया 10, तो फाइनल माइनस इनिशियल, वही तो किया, आ गया मेरा आंसर। क्या दिक्कत थी बताओ, बड़े क्वेश्चन था ना, तुरंत स्क्रीन शॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है भाई, तो अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं
वो अब हमारी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, आखिरी न्यूमेरिकल होगा, क्योंकि इनके बेस में जिस टाइप के मतलब जो वैरायटी आती है न्यूमेरिकल्स की, वो मैं सारी वैरायटी क्या कर चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ यहाँ पे। और ये जो लास्ट वैरायटी है अभी, ये भी सेम जो लास्ट क्वेश्चन मैंने किया था उसी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इसको भी हम कर लेते हैं तुरंत। तो इस वीडियो में फिलहाल इतने ही न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स जो आएंगे इन्हीं के बेस पे आएंगे, इसके अलावा और ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनको अच्छे से समझ गए तो आपका काम 100% कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो जरा तुरंत इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है भाई। न्यूमेरिकल क्या है मेरे पास कि फॉर द रिएक्शन रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम, अच्छा यहाँ से 0.03 मोलर से 0.02 मोलर जा रहा है वो, ठीक है। तो मुझे पता है ऑलरेडी ये मेरा इनिशियल रहा होगा, ये मेरा फाइनल रहा होगा, जब पहले वीडियो जैसा, मतलब सॉरी पहले क्वेश्चन जैसा। तो इन 25 मिनट्स, ठीक है, कितने मिनट्स में, 25 मिनट में। तो इट मीन्स मैं आपसे अगर ये कहूँगा, साइड में लिख लेते हैं, जैसे ये रेट है, प्रोडक्ट है, अगर मेरा टाइम 0 है तो इसकी कंसंट्रेशन अभी कितनी, 0.03, अब प्रोडक्ट की कितनी होगी 0। लेकिन अगर मेरा टाइम 25 मिनट चला गया तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी गिर गई, 0.0। और यहाँ पे कितनी बढ़ गई, क्योंकि जितनी यहाँ गिरेगी रिएक्टेंट साइड में उतनी प्रोडक्ट साइड में बढ़ेगी। तो भाई चलो अभी तो यही होता है केस। तो अब एक काम करते हैं, पहले जो मैंने आपको बोला कि वही रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है इसमें, तो जो भी रिएक्शन दी रहती है ना उसके लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। अब आप बोलोगे सर ये तो गिवन ही नहीं है, क्यों नहीं है गिवन, रिएक्टेंट साइड के लिए तो लिखना है, लिख लो इसका डेल्टा आर की कंसंट्रेशन, डेल्टा टी, ओ सॉरी टी की कंसंट्रेशन नहीं आएगी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है रिएक्टेंट साइड में, ध्यान रखना इस चीज का। चलो भाई, तो आर की कंसंट्रेशन क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अरे यही तो होगा, सेम नीचे फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। और यहाँ पे बाहर का माइनस चल ही रहा है मेरे, है ना। चलो भाई जरा वैल्यू पुट करो, इधर देखो जरा सबके सब, वैल्यू पुट करो जरा। फाइनल कितना है मेरे पास, 0.02 माइनस इनिशियल 0.03 अपॉन फाइनल कितना है 25, इनिशियल 0, ठीक है। बाहर का माइनस चल ही रहा है, यहाँ पे क्या है माइनस का माइनस, तो ये बाहर वाला जो है ये यहीं पे ही रहेगा, इन दोनों को माइनस करके 0.01 अपॉन कितना आ जाएगा 25। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। चलो तो मैंने कहा कि अब इसको सॉल्व कर लो, तो अगर आप इसको हटाओगे तो यहाँ क्या आएगा 10 की पावर 2 आएगा, लेकिन इसको ऊपर लेके जाओगे तो 10 की पावर -2 आ जाएगा, 1/25 बचेगा, क्योंकि माइनस से ये अंदर वाला माइनस भी तो था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 10 की पावर 25 है ना, 1/25 है ना, ये सॉल्व होकर आएगा आपके पास 0.04, करके देखेंगे, ठीक है। आपको तो पता ही है क्या करना है, पॉइंट को हटा दीजिए, पॉइंट को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। तो 4 इंटू 10 की पावर -4, ये तो हो गया, आपके पास आ गया इसके केस में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूछा क्या हुआ है, यूनिट्स ऑफ टाइम बोथ इन मिनट्स एंड सेकंड्स। अब मिनट में भी पूछा हो, सेकंड में भी पूछा होगा, तो मिनट में तो आपका ये वाला आ गया। अब सेकंड में कैसा होगा, देखो सेकंड में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जैसे आपको 25 लिखा हो ना अपने नीचे, तो इसको क्या करूँ भाई, 1 मिनट में कितना होता है, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड, तो 25 मिनट में कितने होंगे, इंटू 60 कर लो, बात खत्म, बस कुछ नहीं करना है। तो ये तो वैसे ही कट के कितना आएगा 0.04, जो हमने यहीं पे निकाला, बस नीचे अब क्या रहेगा 60, साथ में क्या चलता रहेगा 10 की पावर -2। अब देखो जरा कितना इजी हो गया सॉल्व करना, देखो पॉइंट हटाओ, यहाँ 10 की पावर -4 हो जाएगी, 6 और फिर 4/60 बचेगा, तो कटो जरा कितना हो जाएगा, 1 और 15 यही बचेगा। अब इसको इससे डिवाइड करो तो 15 पॉइंट लगाया 0 लगाया तो 0. हाँ 0.0666 कुछ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट को 2 डिजिट इधर लेके आता हूँ, तो पॉइंट के अगर मैं 2 डिजिट में इधर लेके आ गया यहाँ पे इस तरीके से, तो आपके पास इधर भी बढ़ेगा, तो फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा ये आएगा 6.66 इंटू 10 की पावर -6, मतलब
6.66 इंटू 10⁻⁻6। और ये किस में आएगा, ये आएगा वैसे मोल सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मोल सेकेंड इनवर्स। तो इसको ध्यान से देख लेना भाई, कुछ नहीं करना है यार, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, ये 25 मिनट्स के बेस में निकालते थे, तो मिनट के लिए तो हमने निकाल दिया था आंसर 4 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, बट हमने बोला कि हमको मिनट के अलावा सेकंड में भी चाहिए, तो 25 भाई, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। आपने बोला सर तो 25 मिनट में कितने होंगे, 25 इंटू 60 कर लो। ये तो किया आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे ये करके आपका फाइनल आंसर सेकंड में इतना आ गया, तो दोनों में हमने आज का आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो होप सो क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। इजी क्वेश्चन होता है, देखो ज़्यादा ना सरदर्दी नहीं लेनी, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल बेसिक से देखो, अच्छे से देखो, सब क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस टाइप के न्यूमेरिकल मैंने करवाया। अच्छा ठीक है भाई, तो फिलहाल ये वीडियो अब मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये मेरा फाइनल न्यूमेरिकल था। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ समझा देता हूँ कि जो नेक्स्ट आने वाला लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसमें हम क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेरिवेशन, चाहे वो जीरो ऑर्डर हो या फर्स्ट ऑर्डर हो, मैं दोनों की डेरिवेशन विद ग्राफ उस वीडियो में कवर करूँगा। फिर उसके बाद हम उसके आगे आने वाली वीडियो में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, इनके बेस में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर थर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से देखना जब वो लेक्चर आएगा, बट फिलहाल पहले अपना बेसिक क्लियर करें। ठीक है, पहला लेक्चर देखो केमिकल काइनेटिक्स का, फिर दूसरा लेक्चर है जो न्यूमेरिकल्स है, इनको देखो। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो प्रॉब्लम दे रहा है और आपको कम टाइम में उस टॉपिक को समझना है, तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, ठीक है, कैमवर्स IQ के नाम से, मैं वहाँ पे शॉर्ट कंटेंट बहुत ही अच्छे तरीके से डालता हूँ, और काफ़ी ऐसे टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ जो कि बच्चों को थोड़ा सा ना सर के ऊपर से चढ़ता है। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और मैंने आपको पहले भी बोला, आने वाले टाइम में मैं बहुत जल्द टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊंगा, उसमें मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, और अगर आप कोई भी डाउट रहता है प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करो, शेयर करो, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, उनसे पूछो, तभी आपके पास ना थोड़ा सा आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। उनसे पूछो क्वेश्चंस कि ये आता है, ये आता है, इस तरीके से साथ में मिल बांट के ना क्वेश्चंस करो। ठीक है, या फिर मिल बांट के अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करो। ठीक है, और उसके बाद अगर फिर भी समझ में नहीं आता है डाउट्स, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को ड्रॉप कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, टाटा।